जय हिंद। मिशन नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे आईपीसी के बारे में, इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड विधान तो भारतीय दंड संहिता जो कहिए, उसमें से हम लोग चैप्टर 1 तो सेक्शन 1 से 5 तक देख चुके थे। आज उससे आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे, उससे पहले बता दूं कि आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं, जिसको कि 23 अध्यायों में बांटा गया है, 23 चैप्टर्स में बांटा गया है। इन 511 धाराओं सभी को जानना कंपलसरी नहीं है। मैं शुरू से लेकर अंत तक वैसे वैसे धाराओं को बताऊंगा आप लोगों को, जो कि कंपलसरी है, जो हमारे जीवन डेली लाइफ में यूज होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं। चैप्टर 2 में 6 से लेके 52 के का तक सेक्शन को कवर करता है, ठीक है। चैप्टर 2 में एक इम्पोर्टेंट धारा है, बता दूं आपको, सेक्शन 14, ठीक है। इसे कहता, ये जो 14 है, इसमें सरकारी सेवक कहिए, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट किसको कहा जाएगा, इसके बारे में चैप्टर 14 में बताया गया। ये महत्वपूर्ण सेक्शन है, याद रखेंगे। तो इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अफसर, पदाधिकारी अथवा अधिकारी जो कहिए, अधिकारी चाहे कर्मचारी जो भी हो, ठीक है। चैप्टर 14 में सरकारी सेवक तो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, सरकार का सेवक कौन होगा। तो इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति जो अफसर हो चाहे कर्मचारी हो, वो सरकार का सेवक होगा। समझ गए, सिंपल सी थी। उसके बाद सेक्शन 18, इसमें भारत के बारे में बताया गया है। आज़ादी के पहले जब ये 1860 में बना था, जब बन रहा था, तो उसमें से तो उसके बाद भी जब अनुच्छेद 370 लागू विशेष प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो उसमें जम्मू कश्मीर को इंक्लूड नहीं किया जाता था इसमें, ठीक है, कि ये आईपीसी जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होगा। उसका एक आरपीसी चलता था, रणवीर पिनल कोड के नाम से, ठीक है। लेकिन जब 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाया गया, उसके बाद से भारत पूरे राज्य जहाँ भी है, राज्य प्लस जितने भी राज्यों हैं, राज्यों कर देता हूँ, राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर के अंतर्गत इम्पोर्टेंट सेक्शन है 22, इसमें है लोक सेवक, जिसको कहिए पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। इस चैप्टर सेक्शन 14 में धारा 14 में बताया था सरकारी सेवक के बारे में, और ठीक सेक्शन 21 में बताया गया है लोक सेवक के बारे में। तो इसमें कहा गया है कि इसके बारे में जो डिफिनेशन है उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें बताया गया कि कोई व्यक्ति सरकार की सेवा में है और उस सेवा के लिए वेतन प्राप्त करता है तथा उसे कोई लोक कर्तव्य सौंपा गया है, वह लोक सेवक है, ठीक है।
समझ गए। सेक्शन 14 में कहा था सरकारी सेवा के बारे में कि केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया कर्मचारी से लेकर अफसर तक हर व्यक्ति सरकारी सेवक होगा। ठीक है। और ठीक सेक्शन 21 में, धारा 21 में बताया गया है लोक सेवक के बारे में, पब्लिक सर्वेंट के बारे में। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर सरकार की सेवा में है और उस सेवा के लिए धन प्राप्त करता, मीन्स वेतन प्राप्त करता है, उसे कोई लोक कर्तव्य सौंपा गया है तो उसे लोक सेवक माना जाएगा। ठीक है। इसके अंतर्गत सेक्शन 21 में 12 बातों को रखा गया है कि लोक सेवक के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति आएंगे। उनमें से कुछ हम बता देते हैं। ठीक है। उनमें से कुछ हम बताते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सभी प्रकार के न्यायाधीश, जितने भी न्यायाधीश हो गए। ठीक है। दूसरा में कहा गया है न्यायालय के सभी पदाधिकारी से लेकर कर्मचारी तक। ठीक है। 2, पंचायत का सदस्य, जो पंचायत होता है। ठीक है। 3 हो गया। चौथा, वायु, थल, नौसेना, वायुसेना, थल सेना, नौसेना। ठीक है। सभी के अफसर से लेके कर्मचारीगण के सभी, कर्मचारी तक के सभी व्यक्ति। ठीक है। राजस्व अधिकारी, जो सरकार के राजस्व की देखभाल करता है। ठीक है। सामूहिक हितों का रक्षक, जो रक्षा करता है। ठीक है। ये उनमें से कुछ एग्जाम्पल के लिए हैं। ठीक है। न्यायाधीश, जो भी न्यायाधीश होते हैं, न्यायालय का सभी प्रकार कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी उसमें जो भी होते हैं सब इसमें लोक सेवक के अंतर्गत आएंगे। जो पंचायत का सदस्य होगा उसके अंतर्गत आएगा। वायुसेना, थल सेना, नौसेना का कोई भी कर्म ऑफिसर से लेकर कर्मचारी तक सब इसमें लोक सेवक के अंतर्गत आएंगे। चाहे राजस्व अधिकारी जो होता है वो लोक सेवक के अंतर्गत आएगा। सामूहिक हितों का रक्षा करने वाला व्यक्ति इसके अंतर्गत आएगा। उसके साथ और है जेल में रखने का जो पावर जिसको होता है, जेल अधीक्षक, उपाधीक्षक, सब इसी में आते हैं। ठीक है। अपराधों को रोकथाम करने वाला व्यक्ति, अपराधों का रोकथाम करने वाला व्यक्ति, करने वाला। ठीक है। ये सब जैसे जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं लोकसभा में कौन कौन आएंगे। ठीक है। इसमें बता दूं, इसमें एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए पुलिस विभाग में ले लीजिए तो कांस्टेबल से लेके डीजीपी सर तक सब इसी में आएंगे, सरकारी सेवक। जब सरकारी सेवक और लोक सेवक का दोनों का परिभाषा देखिएगा तो एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि जितने भी सरकारी सेवक हैं वो लोक सेवक हो सकते हैं, लेकिन सभी लोक सेवक सरकारी सेवक नहीं हो सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लिया पंचायत का सदस्य। ठीक है। तो क्या इसको कोई अपॉइंटमेंट या तो नियुक्ति नहीं की गई है तो उसमें आएंगे, नहीं आएंगे। सामूहिक हितों का रक्षा करने वाला कोई भी हो सकता है। ठीक है। ये हो गया सेक्शन 14 और सेक्शन 21। ठीक है। उसके आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग सेक्शन 21 देखे, उसके बाद देखते हैं सेक्शन 22। इसमें बताया गया है जंगम संपत्ति या तो चल संपत्ति या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है।
जंगम संपत्ति इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ जो एक जगह से दूसरे जगह हटाया जा सकता है, जैसे मान लीजिए ये इरेजर हो गया, मान लीजिए एक जगह यहाँ पे है, इसको उठा कर कहीं भी ले जा सकते हैं, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आ गया। ये दीवार हो गया, ये दीवार को उठा के एक जगह से दूसरे जगह नहीं कर सकते हैं, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। ठीक है, जिस पदार्थ को एक जगह से हटाकर दूसरे जगह ले जाया जा सकता है वैसे पदार्थ को हम मूवेबल प्रॉपर्टी में रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए मिट्टी। ठीक है, तो मिट्टी को किस कैटेगरी में रखेंगे, तो जब तक ये जमीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको मूवेबल में नहीं रखेंगे। लेकिन जैसे ही इसको जमीन से अलग कर दिया, मान लीजिए कुछ भाग को अलग कर देते हैं, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा। अब पत्थर है, अब पत्थर को जब तक जमीन से अलग नहीं करेंगे तब तक वो मूवेबल में नहीं आएगा, और जैसे जमीन से अलग कर देंगे वो मूवेबल में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 22 तक हम लोग देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं सेक्शन 29। इसमें दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है कि किसको हम दस्तावेज कहेंगे, किसको डॉक्यूमेंट कहेंगे। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है कि किसको कहेंगे। तो मान लिया जाए, इसमें कहा बताया गया है कि किसी भी पदार्थ पर, ठीक है, किसी भी पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह, किसी भी पदार्थ को कुछ भी ऐसे इन प्रकार से लिखा गया हो और उसको एविडेंस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, तो उसे हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। मान लिया जाए ये एक पेज हो गया, ठीक है, एक पेज हो गया, इस पेज पर हम कुछ भी लिखते हैं और उसको एविडेंस के रूप में ला सकते हैं, प्रयोग के साक्ष्य के रूप में लाया जा सकता है, तो एक दस्तावेज हो गया। ठीक है, मान लिया जाए इसमें आदमी का हम पिक्चर बना देते हैं और उसको साक्ष्य के रूप में लाया जा सकता है कि हाँ, इस फोटो के जो पिक्चर इसमें है ये वही व्यक्ति था जिसने चोरी किया था, तो जिसने हत्या किया था, तो डॉक्यूमेंट के रूप में डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन 29 में दस्तावेज के बारे में बताया गया है। यहाँ तक देख लिए। इसके आगे देखते हैं हम लोग सेक्शन 34। ठीक है, इसमें एक वर्ड आया है कॉमन इंटेंशन। ठीक है, समान आशय। सेक्शन 34 में बताया गया कॉमन इंटेंशन के बारे में। तो इसमें कहा गया है कि कई व्यक्तियों के द्वारा कोई अपराध करने के लिए समान आशय के तहत कार्य करता है, तो वो सभी व्यक्तियों के विरुद्ध ऐसा माना जाएगा कि किसी एक ने किया है। नहीं समझे? इसमें ये बताया गया है कि सेक्शन 34 में कि मान लिया जाए कई व्यक्तियों के द्वारा कोई अपराध करना है और वो लोग ये करते हैं वैसे अपराध को, तो वो सेक्शन 34 में आएंगे। आप कभी एफआईआर की कॉपी को देखिएगा, जब एफआईआर रजिस्टर्ड होगी तो उसमें अगर एक से अधिक व्यक्ति है तो उसमें सेक्शन 34 का जिक्र हुआ रहता है। ठीक है, कि मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्तियों ने मिलकर किसी की हत्या कर दी। ठीक है, तो जब धारा के लगाया जाता है तो 302 के साथ 34 को अवश्य जोड़ा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बताया गया कि कई व्यक्तियों के द्वारा समान आशय के तहत उस आपराधिक कार्य को कर रहे हैं। समझ गए? और जब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे सेक्शन 141, जिसमें हम अनलॉफुल असेंबली का डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, और 149 जब देख लेंगे उसके बाद हम सेक्शन 34 और 141 या तो 149 के में अंतर बताएंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। और जो सेक्शन 21, सेक्शन 14 और सेक्शन 21 अक्सर उन दोनों में अंतर पूछता है, और सेक्शन 34 और 149 में अक्सर इन दोनों में अंतर पूछता है। ठीक है, हम लोग सेक्शन 34 तक देख लिए। उसके आगे देखते हैं, ये हमारा सेक्शन 34 हो गया। उसके आगे चैप्टर 2 में मतलब 52 के का तक वैसा और कोई सेक्शन नहीं है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
चैप्टर 3, इसमें स्टार्ट होगा 53 से लेके 75 तक। ठीक है, इसमें सेक्शन हम 53 बता देते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कितने प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। शुरुआत में इसमें 6 रखा गया था, लेकिन एक को हटाकर फिलहाल अभी 5 प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। अगर कोई अपराध करता है उसमें क्या क्या होगा उसके बारे में आइए जानते हैं। ठीक है, पहला हो गया मृत्यु। ठीक है, डेथ, फांसी राइट हो सकती है। आजीवन कारावास, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, कारावास, ये जो कारावास है, कारावास में 2 प्रकार का, आपको कठिन कारावास, कठिन कहिए कठोर कहिए, कारावास हो सकती है। ठीक है, दूसरा सादा या नॉर्मल कारावास। ठीक है, 3 हो गया, संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। 4 हो गया, 5वां हो गया जुर्माना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो इन्हीं 5 प्रकार के दंडों में से कोई एक प्रकार का सजा जज साहब उसको दे सकते हैं। अगर आपने कुछ कर दिया, किसी प्रकार का अपराध जिसमें जो हत्या मान लीजिए, जिसमें मृत्यु दंडादेश दिया जा सकता है, तो उसमें जज साहब चाहेंगे तो उसमें आपको डायरेक्ट मृत्यु को सजा दे सकते हैं। आजीवन कारावास बहुत ही एक तरह से मानव जीवन को एकदम ऐसा जीवन कर देता है जिसके लिए कुछ भी कहना ठीक नहीं है। ठीक है, आजीवन कारावास आपको पूरा जीवन भर आपको जेल में बिताना पड़ेगा। और जेल में कोई जब व्यक्ति जाता है तो उनसे पूछिएगा वहाँ किस प्रकार का काम कराया जाता है। और कारावास में अगर कठिन कारावास आपको हो गया तो आपसे टॉयलेट साफ कराया जा सकता है, कपड़े सबको धुलवाए जा सकते हैं, पत्थर फोड़ने का काम दिया जा सकता है, अन्य तरह तरह के कठिन काम आपको मिल सकता है। इसलिए हम लोगों को जितना हो सके किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए, ताकि हम लोग इस चीज़ों से बच सकें। ठीक है, सेक्शन 53 हो गया। सेक्शन 53 देख लिए। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 54। इसमें कहा गया है कि मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। ठीक है, इसमें क्या होता है बताते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दिया और उसको आजीवन कारावास की सजा हो गई। ठीक है, तो कुछ सालों की सजा काटने के बाद अगर सरकार चाहे तो उसके व्यवहार को देखते हुए, अच्छा इसमें है 54, हम लोग 54 देख रहे थे। 54 में ये है मृत्यु दंडादेश। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, उसको जज साहब ने मृत्यु का दंडादेश दे दिया है, तो सरकार चाहे तो इसको मृत्यु जो दंडादेश है इसको कम कर सकता है, या तो इसको बदल के आजीवन कारावास कर सकता है, चाहे और कुछ इसमें कर सकता है। जैसे हम लोग जो संविधान का आर्टिकल 72 देखते हैं, जो उसमें राष्ट्रपति का क्षमादान करने की शक्ति है, इस सब प्रयोग में लाया जाता है। 54 के तहत अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश, अगर मृत्यु की सजा हुई है तो सरकार चाहे तो मृत्यु के दंडादेश को उसमें दूसरे को सजा में बदल सकता है। ये हुआ सेक्शन 54। ठीक है, सेक्शन 55 में यहाँ मृत्यु दंडादेश था, यहाँ आजीवन कारावास है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि आजीवन कारावास से अगर किसी व्यक्ति को सजा हुई है तो सरकार अगर चाहे तो उसको व्यवहार को देखते हुए आजीवन कारावास से कोई सजा उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, आजीवन ना करके 20 साल 25 साल कुछ सजा उसको किया जा सकता है। ठीक है, ये सेक्शन हो गया 55। हम लोग चैप्टर 3 देख रहे थे, सेक्शन 53 से लेकर 75 तक। इसमें और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग 55 तक देख लिए। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग उसमें देखेंगे जनरल एक्सप्लेनेशंस कि कहाँ कहाँ छूट मिला है किस प्रकार के। उसी में हम लोग जानेंगे कि अगर कोई नाबालिग कोई
छोटा बच्चा कोई अपराध कर देता तो क्या सज़ा होगा, किस प्रकार का सज़ा होगा तो सज़ा नहीं होगा, उसमें जानेंगे। ठीक है, इसी के चैप्टर 4 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि अपने प्रतिरक्षा के में कहाँ तक हम लोग अपने प्रतिरक्षा करके अगले व्यक्ति को उसको जान ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये सब चैप्टर 4 में कवर करेंगे। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को समझ में आया हो और आगे इसी तरह हमारा सीरीज चलता रहे, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।